न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला, नोबेल की सिफारिश में पॉलिटिकल चालबाजी, छात्रों की वतन वापसी, मानसून का तूफानी सफर और भारत इंग्लैंड की क्रिकेट जंग का नया मैदान। नमस्कार, मैं अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज, जहां हर खबर से उठती है एक आवाज, जनता की आवाज। जब न्यूक्लियर रिएक्टर ही निशाना बन जाए तो समझ लीजिए जंग अब आखिरी मोड़ पर है। इजराइल ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर बड़ा हमला किया। यह वही जगह है जहां ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे अहम काम करता है। हमले से ठीक पहले इजरायली सेना ने अराक और पास के खोंडब शहर को खाली करने की चेतावनी दी थी। अराक और खोंडब दोनों शहरों में हैवी वाटर रिएक्टर मौजूद हैं, जिन पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी भी रखी जाती है। फिलहाल हमले में हुए नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संकेत बेहद खतरनाक है। ईरान इजराइल के बीच यह जंग अब 7वें दिन में पहुंच चुकी है। इजराइल में अब तक 24 मौतें, वहीं ईरान में एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक अब तक 639 लोगों की जान जा चुकी है और 1329 लोग घायल हैं। क्या ये संघर्ष अब खुले परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है? जवाब जल्द ही मिलेगा, लेकिन कीमत बहुत भारी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल दिलवाना चाहता है? कहानी में ट्विस्ट है जनाब। एक चौंकाने वाली मांग सामने आई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की है और इसकी वजह तो चौंकाने वाली है। जी हाँ, मुनीर का दावा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में ट्रंप की अहम भूमिका रही है। लेकिन रुकिए, ट्विस्ट यही है। इससे ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की और साफ साफ कहा, सीज फायर भारत और पाकिस्तान की सीधी बातचीत से हुआ है, अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान नोबेल के बहाने अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहा है या फिर ट्रंप को गिफ्ट में क्रेडिट कार्ड देना चाहता है? ट्रंप ने जनरल मुनीर को पाकिस्तान से प्यार है कहकर शुक्रिया तो कहा, लेकिन भारत की ओर से आया बयान बहुत साफ है, कोई मध्यस्थता नहीं। एक मीटिंग, दो बयान और एक नोबेल की मांग, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हाई वोल्टेज ड्रामा है जो अभी भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने फिर भारत पर उंगली उठाई, लेकिन रिपोर्ट में खुद ही फंस गया। कनाडा की सीक्रेट एजेंसी CSIS ने एक नई रिपोर्ट में कहा कि भारत कनाडा में दखल दे रहा है और सीमा पार दबाव यानी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय अफसर और उनके प्रॉक्सी एजेंट कनाडाई नेताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर खालिस्तान के मुद्दे पर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। CSIS खुद कहती है कि खालिस्तानी आतंकी कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, पैसे जुटा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब जिसके लिए खुद खतरा है उसी पर आरोप। वहीं रिपोर्ट्स में चीन को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है और रूस, ईरान, पाकिस्तान भी लिस्ट में है। आपको बता दें कि 2024 में कोई बड़ा हमला तो नहीं हुआ, लेकिन खालिस्तानी एक्टिविटी अब भी कनाडा और भारत दोनों के लिए टेंशन का टॉपिक बनी हुई है। वहीं जंग के साए से लौटे भारत के लाल, ऑपरेशन सिंधु ने बचाई 110 जिंदगियां। ईरान इजराइल की जंग के बीच फंसे भारत के 110 छात्र अब सुरक्षित घर लौट आए हैं। इनमें से 90 छात्र कश्मीर के हैं और सभी उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी ईरान में पढ़ाई कर रहे थे। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। इंडिगो की फ्लाइट से सबसे पहले ये छात्र येरेवन से दोहा पहुंचे, फिर वहां से इन्हें दूसरी फ्लाइट के जरिए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लाया गया। छात्रों ने कहा कि हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सबसे बुरी हालत तेहरान की है। जंग कभी भी इंसानियत के लिए सही नहीं होती, हर बार आम लोग ही मारे जाते हैं। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने छात्रों की सुरक्षित निकासी की पुष्टि की थी, जिसके बाद देश भर में परिजनों ने राहत की सांस ली। क्रोएशिया में गूंजा भारत का नाम, पीएम मोदी का हुआ मंत्रों और नृत्य से स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में कनाडा से क्रोएशिया पहुंचे। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब में जैसे ही पीएम मोदी उतरे, वहां मंत्रोच्चार किया गया और भारतीय पारंपरिक नृत्य से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। इसके बाद पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की और फिर सीधे पहुंचे क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच से मुलाकात के लिए। बातचीत में मोदी ने कहा, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज ने भारत में हुए आतंकी हमलों पर दुख जताया और कहा कि हम पीएम मोदी के संदेश को अच्छे से समझते हैं। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा।
पीएम मोदी ने क्रोएशिया सरकार को समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। अब जानते हैं आंतरिक भारत के हाल। एक नहीं, दो नहीं, एक ही दिन में 2 फ्लाइट्स को बीच रास्ते से लूटना पड़ा। गुरुवार सुबह दिल्ली से लेह जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E20064 टेक्निकल खराबी के चलते उड़ान के बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। फ्लाइट में क्रू समेत 180 लोग सवार थे। इंडिगो ने कहा कि सुरक्षा में कोई समझौता नहीं, एहतियात के तौर पर फ्लाइट को वापस लाया गया है। लेकिन यही नहीं, दूसरी ओर स्पाइस जेट की फ्लाइट जो हैदराबाद से तिरुपति जा रही थी, उड़ान भरने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही वापस लौट आई। इनमें 80 यात्री सवार थे। स्पाइस जेट के मुताबिक टेक ऑफ के बाद पायलट को पिछले दरवाजे में खराबी का संकेत मिला और तुरंत फ्लाइट एयरपोर्ट पर वापस उतार दी गई। इससे पहले बुधवार को भी एयर इंडिया की 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थी, जिनमें पहली थी दिल्ली से बाली, दूसरी टोरंटो से दिल्ली और तीसरी थी दुबई से दिल्ली। लगातार तकनीकी दिक्कतों के मामले सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत की एयरलाइन कंपनियों को जरूरत है फ्लाइट सेफ्टी पर दोबारा ध्यान देने की? वहीं दूसरी तरफ 4 राज्य, 5 सीटें और एक चुनावी जंग शुरू। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर गुरुवार सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। इनमें शामिल है गुजरात की 2 सीटें, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की एक सीट। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। रिजल्ट 23 जून को आएगा, जहां गुजरात और पंजाब में मुकाबला है। 3 दिग्गजों के बीच कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। वहीं बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट साथ मिलकर मैदान में हैं, तो वहीं केरल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। इन उपचुनावों के नतीजे न सिर्फ इन सीटों का भविष्य तय करेंगे, बल्कि 2024 के बाद की राजनीति की भी हवा साफ कर सकते हैं। वहीं एक और चौंकाने वाली खबर, कोरियर नहीं ये ठगी है। राजस्थान में 1500 लोग बन चुके हैं शिकार। राजस्थान में साइबर ठग अब कुरियर कंपनियों का नाम लेकर नई तरह की ठगी कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में 1500 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। चलिए अब बताते हैं कि ठग क्या करते हैं। आपको कॉल आता है कि आपके नाम का पार्सल है, डिलीवरी से पहले ये नंबर डायल करें। नंबर होता है कुछ ऐसा, जैसे ही कोड आप डायल करते हैं आपकी कॉल सीधी ठगों तक फॉरवर्ड हो जाती है। इतना ही नहीं, कुछ ठग फर्जी यूपीआई लिंक भेजकर बैंक अकाउंट भी खाली कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम ब्रांच ने अलर्ट जारी किया है। अजनबी कॉल पर दिए गए कोड कभी न डायल करें। डिलीवरी के नाम पर आए कॉल्स पर सावधानी रखें। ओटीपी तभी शेयर करें जब आप खुद कोई ऑर्डर कर चुके हैं। अगर आप शिकार बन जाएं तो तुरंत कॉल करें 1930 या रिपोर्ट करें cybercrime.gov.in पर। चलिए अब बात करते हैं मौसम की। 3 दिन 6 राज्य और अब बारिश की रफ्तार पहुंची राजस्थान, यूपी। जी हां, मानसून ने अब राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के बाद अब सिर्फ 3 दिन में 6 राज्यों को मानसून ने कवर कर लिया है। बात करते हैं यूपी अपडेट्स की। पूर्वी यूपी के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। घर से निकले तो छाता जरूर लेकर निकले। चलिए अब जानते हैं राजस्थान अपडेट के बारे में। बुधवार को मानसून ने आधिकारिक एंट्री ली। गुरुवार को 27 जिलों में बारिश का अलर्ट, इनमें से 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी है। अगले 4 दिन दक्षिण पूर्व राजस्थान भीगा भीगा रहेगा। अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश अपडेट्स की ओर। 54 में से हर जिले में पहुंचा मानसून। आज भिंड में भी मानसून की एंट्री। ग्वालियर, चंबल में भी भारी बारिश। भोपाल और इंदौर में आंधी और तेज बारिश की संभावना। इस बार मानसून ने गियर बदल दिया है, अब तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। वहीं क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। लीड्स का सूखा मैदान भारत इंग्लैंड के टेस्ट संग्राम का अखाड़ा बनने वाला है। भारत का इंग्लैंड टेस्ट दौरा अब बस शुरू ही होने वाला है। पहला मुकाबला शुक्रवार से लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेला जाएगा। खास बात यह है कि इस बार यहाँ फरवरी से बारिश नहीं हुई है। मैदान पूरी तरह सूखा है। यही वजह है कि पिच की तैयारी भी इस बार कुछ अलग अंदाज में हो रही है। पिच में फिलहाल थोड़ी हरी घास दिख रही है, लेकिन टेस्ट से पहले उसे अच्छे से काटा और रोल किया जाएगा। पिच क्यूरेटर रिचर्ड रॉबिन्सन का कहना है कि हम ऐसी पिच चाहते हैं जहां बैट्समैन शॉट खेल सके और बॉलर्स को भी मौका मिले। रॉबिन्सन के इस मैदान से भावनात्मक जुड़ाव भी है। बचपन में उन्होंने यहीं पर 1981 की एशियस सीरीज का तीसरा टेस्ट देखा था, जहां इंग्लैंड फॉलो ऑन खेल करके 18 रन से मैच जीत गया था। अब वही रॉबिन्सन इस ऐतिहासिक पिच को भारत इंग्लैंड की अगली भिड़ंत के लिए तैयार कर रहे हैं। तो क्या भारत इस सूखी पिच पर इतिहास रचेगा? ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। तो आपने देखी दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयों से लेकर देश के सबसे बड़े सवालों तक की वो सारी खबरें जो आपको जाननी चाहिए थी।
तो सिजलर्स न्यूज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर खबर होती है दमदार, सच्चाई से भरपूर और जनता के हक की आवाज में। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।